प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है टोकन्स। तो उससे पहले मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप देना चाहूँगा। और उस वीडियो में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। लाइक सी प्रोग्रामिंग को डेरेस जी सर ने डेवलप किया था और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पार्ट इंटरव्यूज़ में ज़रूर पूछा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग के बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसके 5 पार्ट्स होते हैं। उसको हम एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं आपको। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना हैश इंक्लूड। ये सबसे बड़ी बात मुझे याद आई, आपका सी प्रोग्रामिंग का सारा कोड एक्सेप्ट वेरिएबल्स स्मॉल लेटर्स में रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड एंड stdio.h। अब stdio.h के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक हेडर फाइल है। इसमें मेरे सारे के सारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहते हैं, लाइक प्रिंटिंग और स्कैनिंग द इनपुट। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से सुन लीजिए। कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है और वो 2 नंबर्स का एडिशन करता है। ओके, तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और उस फंक्शन में मैं अपने यूज़र से कहूँगा कि आप हमको कोई रैंडम 2 वैल्यूज़ दीजिए। लाइक उसने मान लीजिए 100 दिया और 200 दिया। तो अब मेरे फंक्शन का काम ये होगा कि उसको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यूज़र मुझको किस तरह से इनपुट देगा, उसी का यूज़ होता है स्कैनफ फंक्शन का। ओके, मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा हो गया हेडर फाइल, इसको हमने यहाँ पे लिखा जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना मेन फंक्शन शुरू करता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर मैं अपने ब्रेसेस दूंगा। ओके, मेन फंक्शन का काम क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके, हमारा जितना भी एग्जीक्यूशन होना है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होना है। और मेन फंक्शन के अंदर ये मैंने एक वेरिएबल, अब मैंने आपको बताया था कि हमको यूज़र के लिए कोई मैसेज देना है, तो यहाँ पर मैं अपने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि ये लिखा है। और प्रिंटफ फंक्शन का मैंने क्या बताया था कि प्रिंटफ फंक्शन की सारी डेफिनेशंस हेडर फाइल में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करेगा कैसे करेगा। ओके, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन कुछ फंक्शंस जो आपको खुद लिखने होते हैं उसको आपको खुद ही डेफिनेशन भी देनी होती है कि ये काम कैसे करेगा। वो ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे कि फंक्शंस कैसे डिक्लेयर होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। लेकिन अभी बात करते हैं इस प्रिंटफ फंक्शन की। अब मैं यूज़र से कहना चाहता हूँ कि हेलो यूज़र, ओके, प्लीज़ एंटर 2 वैल्यूज़। ओके, ये मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया और ये मैंने यहाँ पर एक सेमीकोलन का यूज़ किया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे टोकन्स का ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अब मैं इसको चलाकर देखूंगा। चलाने के लिए आपके पास ऐसा कोई विंडो, अगर आपके पास कोई बटन दिखाई दे रहा होगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों हो जाएगा। मेरे इस कंपाइलर का शॉर्टकट की है वो मेरे पास था हमारे विंडो प्लस F9, तो मैं वो क्लिक करूँगा और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो देखिए, आपने यूज़र से ये पूछा कि हेलो यूज़र प्लीज़ एंटर 2 वैल्यूज़। ओके, तो आपका काम प्रिंटफ का ख़त्म, आपने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये आपको एक और चीज़ सिखाता है कि आपको जो भी चीज़ डिस्प्ले करनी है वो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू ही करेंगे। ओके, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यूज़र से वापस में उसका आंसर लेना। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्कैनफ। ओके, स्कैनफ से पहले बात कर लेते हैं हमको लेना क्या है। तो मैं यहाँ पर उससे एक नंबर मांगूंगा इंट a। ओके, अब स्कैनफ फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। स्कैनफ होता है उसका सिंटैक्स स्कैनफ %d %a। इस फंक्शन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपको आगे आराम से समझाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बस एक रिवीजन करा रहा हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर क्या रहता है। यहाँ पर मैंने उस वैल्यू से, अब मैं यूज़र से मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करा लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र को कि हेलो यूज़र, आपने जो वैल्यू दी, माने द वैल्यू यू एंटर्ड इज़, और यहाँ पे मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे यूज़र का मैसेज अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि यूज़र ने जो नंबर दिया था वही वापस से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये मैंने विंडो प्लस F9 दबाया और मैंने अपने यूज़र को बोला हेलो यूज़र प्लीज़ एंटर 2 वैल्यूज़। ओके, अभी यहाँ पर हम उसको सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट देने वाले हैं जो कि मैंने दी 112। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अपने आप ही वो वैल्यू लेने के बाद बोलेगा कि हेलो द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ 112।
तो इस प्रोसेस के थ्रू आपने ये समझ लिया कि जब आपको यूज़र को कुछ बोलना है तो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और जब आपको यूज़र से कुछ सुनवाना है तो आप यहाँ पे स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, ये था हमारा एक बेसिक प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको अपने 5 स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो जो हमारा पहला था वो है हमारा हेडर फाइल। स्ट्रक्चर के 5 पार्ट्स थे। पहला हमारा हेडर फाइल है, दूसरा हमारा मेन फंक्शन है, तीसरा हमारा बॉडी है, और उसके बाद हमारा ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और सिंटेक्स है, और फाइनली हमारा एक आएगा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी वैल्यू हमको कोई रिटर्न करनी है तो हम यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे, अगर नहीं लिखनी है तो या तो हम लोग सिंपल रिटर्न लिख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे कोई रिटर्न 0 दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 112 1120 कर देते हैं, एंटर। यूज़र ने हमारा डिस्प्ले दिया। ओके, हमारा कंपाइलर और हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आज की टॉपिक, जो कि है हमारा टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग का। ओके, तो टोकन्स सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी होती है। ओके, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, सो उसी तरह टोकन्स भी हमारे सी प्रोग्रामिंग की सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे रूट कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा टोकन्स होता है। जैसे हम अपने बचपन में अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखते थे तो हम उनको लिखना सीखते थे कि हमें कैसे कहाँ क्या लिखना है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे टोकन्स को पढ़ेंगे। टोकन्स इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे सिंटैक्स जो एरर होते हैं उनको सही करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमको किस चीज़ को किस तरह से लिखना है, कहाँ कैसे क्या गलती नहीं करनी है, ये सब हम टोकन से सीख सकते हैं। अब जैसा हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है printf हेलो वर्ल्ड एंड स्लैश एन एंड देन दिस कॉलन। ओके, अब इसमें हमारे पास बहुत सारे टोकन्स हैं। ओके, लाइक इसमें हमारा एक टोकन है प्रिंटफ भी एक हमारे प्रोग्राम का पार्ट है और ये कीवर्ड है, तो इसको हम एक टोकन बोल सकते हैं। ओके, उसी तरह हमारा जो ये सेमी कॉलन है ये भी हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट है। इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का एक इंडिविजुअल पार्ट है तो इसलिए ये भी हमारा एक टोकन है। ये देखिए, सेमी कॉलन्स भी हमारे जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होते हैं, जो मैं आपको बताने वाला था। ये हमारे हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए लास्ट में जब भी किसी लाइन को हमको एंड करना है तो हम वहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम में किया भी था। ये देखिए, हर लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ किया था। ओके, वापस चलते हैं आगे की ओर। सेमी कॉलन के बाद हमारे कमेंट्स आते हैं। अब कमेंट्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लाइक मान लीजिए आप अपनी आईआईटी की कोचिंग कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से क्लास में टीचर ने आपको कुछ बोला कि बेटा ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो इस हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आप जानकारी के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपनी नोटबुक के ही सबसे ऊपर या फिर कहीं लास्ट पेज पे उसको लिख लिया ताकि आपको कभी आगे अगर याद आए तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकें। ओके, उसी तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है, अगर मुझे अपने आगे के लिए कोई चीज़ याद करके रखनी है तो मैं यहाँ पर इस तरह सिंटेक्स करके कमेंट्स का यूज़ करूँगा। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कि मान लीजिए मुझे चाय पीनी थी तो मैंने यहाँ लिख दिया यू हैव टू ड्रिंक टी। ओके, और यहाँ पे मैंने इस कमेंट को ख़त्म कर दिया। अब इस कमेंट का हमने यूज़ करके क्या किया, ये हमारे लिए पर्सनल नोट्स हो गए। ये हमारे जो कंपाइलर है उसको विजिबल नहीं होगा। जब कंपाइलर हमारा एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे तक शुरू करेगा तो उसको ये स्टेटमेंट दिखेगा ही नहीं, वो इसको इग्नोर करेगा। वो डायरेक्टली इस लाइन के बाद सीधा यहाँ आ जाएगा और यहाँ से वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो कमेंट हमको अपने पर्सनल नोट्स किसी भी प्रोग्राम में लिखने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक मान लीजिए मैं कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मुझे वो किसी को अपने फ्रेंड को भेजना है। अब उसको नहीं पता कि कहाँ पर किस तरह मैंने प्रोग्राम को यूज़ किया हुआ है, कहाँ से क्या एग्जीक्यूशन होगा, कैसे क्या प्रोसेस है। वहाँ पर मैं अपने इन कमेंट्स का यूज़ करके उसको ये बता सकता हूँ कि अरे भाई यहाँ पर मैंने अब ये किया है, इसके नीचे वाले कोड में ये किया है। तो ये सिर्फ मेरा वो दोस्त ही समझ पाएगा और मेरा फ्रेंड समझ पाएगा। नीचे हमारे कंपाइलर के लिए ये सब इनविजिबल है, उसको ये सब इग्नोर करेगा। ओके, तो ये था हमारा कमेंट्स के बारे में। आगे चलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स हमारे जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में कि हमारे जैसे रियल लाइफ में सबके इंडिविजुअल नेम्स होते हैं। ओके, हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं, हमारे स्पेशल बिल्डिंग्स के नेम्स होते हैं लाइक MS कॉम्प्लेक्स, ताजमहल। उसी तरह प्रोग्रामिंग में हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एक नेम दिया जाता है। यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर एक नंबर दिया था 112, उसको मैंने एक नेम दिया A। इसका मतलब वो जो नंबर था उसका नेम अब हो गया 112 वैल्यू का नेम हो गया A। अब
मान लीजिए जैसे हमारा एक बहुत बड़ा सिटी होता है, उसी तरह हमारी अंदर की कंप्यूटर मेमोरी भी होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स अपने घरों में रहते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 112 के घर पे जाना है? उसके लिए मैंने क्या किया, 112 के घर का नाम रख दिया ए। तो अब मैं जब उस मेमोरी में जाऊंगा तो ए नाम का जो भी घर होगा उसमें मुझे मेरा 112 नाम का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइडेंटिफायर्स का यूज़ यही है, हमारे मेमोरी में डिफरेंट वैल्यूज़ को ढूंढने के लिए या फिर लोकेट करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स को हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, राम, श्याम, मनोहर, दिल्ली, पुणे, पंजाब, गुड़गांव, कुछ भी दे सकते हैं एक्सेप्ट नंबर्स। और कुछ आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के बेसिक रूल्स होते हैं, वो आप नहीं दे सकते हैं, बाकी सब कुछ आपके लिए वैलिड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स के बाद हमारे पास टोकन्स में कुछ कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स को आप ऐसे समझ लीजिए, लाइक मान लीजिए मेरे पास एक रोटी रखी हुई है, तो मैंने उसका नाम रख दिया रोटी। अब मैं जब भी किसी को बताऊंगा कि हमारे यहाँ आज क्या बना है, तो मैं बोलूँगा रोटी बनी है। तो एक बेसिक सा नेम है, हम एक चीज़ को पॉइंट तो कर पा रहे हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सामने वाला वो समझ पा रहा है। उसी तरह कंपाइलर ने अपने अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक नाम दे दिया, कुछ जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। अब जब भी मुझे कंपाइलर को ये बताना होगा कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस पूरे प्रोसेस की बजाय सिंपल लिखूँगा प्रिंट या फिर रिटर्न या शॉर्ट, जैसा कि मैंने आपके इस प्रोग्राम में लिखा था। ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का एक बहुत लंबा वर्क होगा। ओके, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जब ये एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमको वो पूरा प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कंपाइलर ने हमको ऑलरेडी बोला कि भाई जब भी तुमको इसको बुलाना हो तो तुम बस इतना लिख देना, प्रिंट एफ, मैं समझ लूँगा कि तुमको कुछ मैसेज देना है, वो तुम मैं मैसेज प्रिंट कर देना, मैं यूज़र को बता दूंगा जाके आउटपुट विंडो में। तो उसने यही किया। इसी तरह कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, एक बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को सिंपल सा एक नेम दे दिया ताकि हमारे लिए उनको याद रखना आसान हो जाए और हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, बहुत सारे कीवर्ड्स देख पा रहे हैं और ऑलमोस्ट आप इन सब का यूज़ करने वाले हैं और ये सभी के सभी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये बेसिक है, नेचुरल है कि आपको जब आप इनका यूज़ करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ओके, अब मैं कहाँ था, हाँ, कीवर्ड्स में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है कीवर्ड्स के बाद वो है वाइट स्पेस। और वाइट स्पेस को मैं आपको एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए समझाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल को बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो वाइट स्पेस की सबसे बढ़िया डेफिनेशन आपके लिए रहेगी कि आप बचपन से ही अपने क्लासेस में अपनी नोटबुक्स में कुछ ना कुछ लिखते हुए आए हैं, कुछ पढ़ते हुए आए हैं। ओके, उस नोटबुक्स में आपने जब भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपने लिखा माई नेम इज़ राम, और आपने माई के बाद स्पेस दिया, नेम के बाद स्पेस दिया, और राम के बाद भी राम से पहले एक स्पेस दिया। ओके, मान लीजिए आप एक ऐसे लिख रहे थे, एग्ज़ाम में आपको पूछा गया कि आपको 150 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। तो जब भी आपने माई नेम इज़ राम लिखना शुरू किया तो माई आपका काउंट हुआ, नेम काउंट हुआ, इज़ काउंट हुआ, राम काउंट हुआ, लेकिन स्पेस काउंट नहीं हुआ। ओके, वरना तो यही चीज़ है इस सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में भी, मतलब वाइट स्पेस जो है वो हमारे लिखे हुए सारे कोड को अंडरस्टैंडेबल और इजीली टू रीड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लाइक वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। इनका सिंपल सा रोल है ये कि आपका जो कोड है, लाइक यहाँ पे मैंने देखिए स्पेसेस दे रखे हैं, रिटर्न के बाद एक स्पेस है मेरा और इंट के बाद एक स्पेस है। तो इन स्पेसेस को मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारा जो कोड हो वो हमारे लिए एज वेल एज हमारे कंपाइलर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बन पाए। और वाइट स्पेसिस का सी प्रोग्रामिंग में ओवरऑल यही रोल रहेगा। उसके बाद वाइट स्पेस के भी कुछ जो होते हैं रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हमें ध्यान में रखते हुए हमेशा करना है। बाकी ओवरऑल कोडिंग प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइट स्पेस आपको इतना बड़ा इशू प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप उनको इजीली कहीं भी यूज़ करिए और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको आज की वीडियो का एक रिकैप देता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो हमने टोकन्स की बात करी, और टोकन्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक और सबसे रूट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम लोगों ने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा, कॉलन हो गया हमारा, कीवर्ड्स हो गए, सेमी कॉलन्स हो गए, कमेंट्स हो गए। कमेंट्स को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये आपको बड़ा हेल्प करने वाले हैं जब भी अपना खुद का एक प्रोग्राम या एक लॉजिक बनाएंगे। ये आपके पर्सनल नोट्स की तरह एक्ट करते हैं। आइडेंटिफायर्स के थ्रू हम लोग अपने अपने दोस्त को बता सकते हैं या अपने कंपाइलर को ये हेल्प दे सकते हैं कि वो मेमोरी में एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर पाए इजीली। इसके लिए हम लोग अपने आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स को भी मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर ने आपके कुछ
प्रोसेस का एक सिंपल सा नेम रख के आपको बताया है ताकि आप इनको ईजिली याद कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ। आपको करना भी चाहिए ताकि आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो और एकदम मक्खन मलाई चले। ओके ना। उसके बाद आपके वाइट स्पेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ये इतना कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और आपको फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये पूरा चैनल ही सी प्रोग्रामिंग को बेसिक से लेकर चलने वाला है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर उस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं उनको लेकर आपको एक बार सेल्फ भी पढ़ना है, ताकि क्योंकि सेल्फ लर्निंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद से भी अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग इजी नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, बस आपको खुद को भी समय देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जिनको प्रोग्रामिंग का हॉबी है और वो इस वक्त उसको समझने में ईजी उनके लिए नहीं है, वो आगे समझना चाहते हो तो वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing.